Assalamu alaikum dear students. Today we have the ninth lecture of legal terminology. आज तक हमारे 8 लेक्चर हो चुके हैं. ये नाइन्थ लेक्चर है लीगल टर्मिनोलॉजी का, जिसमें अगेन कुछ इंपॉर्टेंट लीगल टर्म्स जो है उनको हम डिस्कस करेंगे. तो आज जो पहली टर्म यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी वो है नेचुरल लॉ. नेचुरल लॉ क्या होता है? नेचुरल लॉ इज अ फिलोसफिकल एंड एथिकल थ्योरी positing that universal moral principles are inherent in human nature, discoverable by reason, and independent of enacted laws or societal customs. नेचुरल लॉज एक थ्योरी है, एक कंसेप्ट है, एक आइडिया है, एक फाउंडेशन है हमारे मॉडर्न लॉज की, जिसमें यह कहा जाता है कि जो राइट्स है लोगों के ये यूनिवर्सल होते हैं और ये लॉ जो है ये यूनिवर्सल लॉ होता है. पूरी दुनिया के लोगों को कंट्रोल किया जाता है, ह्यूमन नेचर के अंदर है ये. यानी जैसे हम कहेंगे राइट टू लाइफ, हर एक इंसान को जिंदा रहने का हक है, तो ये नेचुरल राइट है. ये कोई स्टेट आपके ऊपर एहसान नहीं करती, रहम नहीं करती, बल्कि ये नेचुरल राइट है. पूरी दुनिया के इंसानों को राइट टू लाइफ होना चाहिए. इसी तरह से राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो ये सारे लोगों को है, ये नेचुरल राइट है. राइट प्रॉपर्टी है, ये एक नेचुरल राइट है. और नेचुरल इट एक्ट्स एज अ स्टैंडर्ड ऑफ मॉरलिटी एंड जस्टिस. नेचुरल लॉ एक ऐसा लॉ होता है जो हमें बताता है कि मॉरलिटी और जस्टिस का स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए. हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन जस्ट एंड अनजस्ट. तो सही और गलत क्या है, वैलिड और इनवैलिड क्या है, लीगल और इलीगल क्या है, ये सारी चीजें हमें नेचुरल लॉ ही सिखाता है. और नेचुरल लॉ की जो एप्लीकेबिलिटी है, इट इज कंसिडर्ड एटर्नल, डिवाइन एंड रैशनल लॉ एप्लीकेबल टू ऑल ह्यूमन बींग्स रिगार्डलेस ऑफ कल्चर. तो नेचुरल लॉ जो होता है ये एक इटर्नल और एक डिवाइन और एक रैशनल लॉ होता है, जो तमाम इंसानों के ऊपर अप्लाई होता है रिगार्डलेस ऑफ कल्चर, चाहे वो किसी भी कल्चर किसी भी कंट्री के अंदर रहती हो. तो अनलाइक पॉजिटिव लॉ क्रिएटेड बाय अथॉरिटीज, नेचुरल लॉ इज डिराइव्ड फ्रॉम ह्यूमन नेचर एंड मॉरल रीजनिंग. जो हमारे लॉज है, क्रिमिनल लॉज, ये सारे पॉजिटिव लॉज कहे जाते हैं जो अथॉरिटीज बनाती है, हमारा जुडिशरी, हमारा लेजिस्लेचर बनाता है. लेकिन नेचुरल लॉज जो है ये इनहेरेंट है, ये ह्यूमन नेचर के अंदर है, और ये हमारी मॉरल रीजनिंग है. हमारा दिमाग, हमारा शऊर, हमारा ज़मीर कहता है कि हमें ये काम नहीं करना चाहिए. तो इसलिए जो हमारे लॉज है उनकी बुनियाद, उनकी फाउंडेशन नेचुरल लॉज के ऊपर होती है. इसी से नेचुरल राइट्स भी निकलते हैं, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वालिटी. तो ये नेचुरल राइट्स या नेचुरल लॉ का जो है कंसेप्ट है, जिस जो हमारा जूरिस्प्रूडेंस में हम पढ़ते हैं, जो फिलॉसफी ऑफ लॉ माना जाता है. अच्छा, सेकंड जो हमारा लीगल टर्म है, बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, अक्सर हम यूज करते हैं, वो है रैकेट. रैकेट क्या होता है? इन अ लीगल कॉन्टेक्स्ट, रैकेट इज एन ऑर्गेनाइज्ड ongoing illegal business or scheme often involving extortion, fraud, coercion designed to generate profit. रैकेट एक ऑर्गेनाइज्ड इलीगल बिजनेस होता है. इन्हें जो ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज किया जाता है, एक ग्रुप लोगों का एक स्कीम होती है जो चलाई जाती है, जिसका मकसद होता है प्रॉफिट गेन करना, चाहे वो फ्रॉड के जरिए से हो, चाहे वो एक्सटॉर्शन के जरिए से हो, चाहे वो किसी और चीज के जरिए से हो. लाइक जिसकी एग्जांपल हम देंगे कि किडनैपिंग होती है, गैम्बलिंग होती है, या ब्राइबरी होती है, रिश्वत लेना, किडनैप करने ला, फिर गैम्बलिंग या किसी को किडनैप करके उससे पैसे ले लेना, ये रैकेट में आता है. इसी तरह से ये सिर्फ दूसरा इसका एक प्रोटेक्ट है कि क्रिमिनल डिमांड मनी फ्रॉम बिजनेस टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम हार्म. कि क्रिमिनल लोग ऐसे होते हैं, एक ग्रुप ऐसा लोगों का होता है जो बिजनेसमैन को धमकाता है, डराता है कि हम आपको नहीं हार्म पहुंचाएंगे लेकिन आप हमें पैसे दो, यानी हफ्ता वसूली जिसको कहते हैं. तो ये भी रैकेट में आता है. या इसके अलावा कुछ ऐसे बिजनेसेस होते हैं जिनमें जो है इजी मनी का कंसेप्ट होता है, कि कोई इलीगल गैम्बलिंग होती है, कोई इलीगल काम होता है, लाइक सेक्स रैकेट वगैरह होते हैं, जिसमें इजीली वो पैसा कमाना चाहते हैं. और एक ग्रुप होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जो इस चीज़ को चलाती है. जैसे आप देखते हैं इंडिया के अंदर ये जो भीख मांगते हैं बच्चे, छोटे छोटे बच्चे होते हैं सड़कों पे, उनके हाथ काटे जाते हैं, उनके पाँव नहीं होते हैं,
तो ये भी बेसिकली एक रैकेट होता है। इसके पीछे भी एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जो एक प्लान के तहत इनको सुबह उठाती है, सड़क पे डालती है और दिन भर ये पैसा जमा कर शाम को वापस ले जाते हैं। तो इस तरह के काम जो होते हैं इनको लॉ की टर्मिनोलॉजी में रैकेट कहा जाता है। क्लियर? अच्छा, ऑनरशिप एंड पोजीशन, ये दो टर्म्स है, ऑनरशिप एंड पोजीशन। ऑनरशिप क्या होता है? ऑनरशिप रिप्रेजेंट द एब्सोल्यूट लीगल राइट टू कंट्रोल एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी। यानी ऑनरशिप का मतलब होता है कि आपको पूरा अधिकार है, पूरा हक है, लीगल राइट है कि आप प्रॉपर्टी को कंट्रोल कर सकते हैं, प्रॉपर्टी को डिस्पोज कर सकते हैं। तो प्रॉपर्टी आपकी है, आप इसके मालिक है, आपको पूरी इसके हुकूक होते हैं, आप इसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। While possession is a physical control or holding of that property, often without legal title, जबकि पोजीशन का मतलब होता है वो प्रॉपर्टी आपके कंट्रोल में है, फिजिकल कंट्रोल में, आपके कब्जे में है और आप उस प्रॉपर्टी को संभालते हो, आप उस प्रॉपर्टी को होल्ड करते हो, आप उस प्रॉपर्टी का यूज करते हो, लेकिन आपके लीगल राइट्स नहीं, लीगल टाइटल नहीं है, आपके नाम वो प्रॉपर्टी नहीं है। मिसाल के तौर पे एक दुकान है, तो दुकानदार जिसने बनाई है, जिसकी जमीन है, जिसने कॉम्प्लेक्स बनाया है, वो हो गया इसका ऑनर। लीगली उसके नाम पे ये दुकान भी है, जमीन भी है, उसको ये पूरा कंट्रोल इसके ऊपर है। वो चाहे कितनी भी स्टोरीज बनाए, वो इसको गिराए, नया बनाए, उसका पूरा अधिकार है इसके ऊपर। लेकिन अब ये कॉम्प्लेक्स जो बनाया है इसी मालिक ने, अब ये दो लोगों को किराए पे देता है, तो उनको पोजीशन मिल जाता है। वो अपना अपना दुकान, इसमें अपना रेस्टोरेंट कोई खोलता है, कोई शॉप खोलता है, कोई अपना जो है अपना काम उस पर चला लेता है, कोई अपना ऑफिस खोलता है, तो उनको पोजीशन मिल जाता है, यानी फिजिकल कंट्रोल मिल जाता है और वो इस प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं, इसको संभालते हैं, इसको सजाते हैं, इसको लॉक करते हैं, चाबी उनके पास होती है, लेकिन लीगली उनके नाम पे ये नहीं होता। तो ये दो चीजें हम अक्सर यूज करते हैं लॉ के अंदर, ऑनरशिप एंड पोजीशन। अब इसमें क्या है, पोजीशन जो है या ऑनरशिप जो है, कभी इसमें डिस्प्यूट्स होते हैं, क्योंकि ऑनर कहता है कि ये मेरा है, मेरी प्रॉपर्टी है, मैं जो चाहूं करूं। वो दुकानदार को कहता है दुकान खाली करो, और दुकानदार कभी क्या होता है, वो कब्जा ही कर लेता है। जैसे एक बिल्डिंग है, हमने कोई मकान किसी को रेंट पे दे दिया, वो फैमिली कोई रहती है वहां पे 4 साल, 5 साल, 10 साल से, 5-10 साल के बाद हम उनको कहते हैं मकान खाली करो, वो कहते नहीं हम मकान खाली नहीं, वो कब्जा ही कर लेते हैं, जबकि मकान हमारा होता है लेकिन कब्जा उनका होता है। तो ऐसी सिचुएशन में इसके लिए जो लॉज बनाए गए हैं और इसको डिफाइन जो किया गया है कि ऑनरशिप इज द अल्टीमेट लॉफुल टाइटल एंड राइट टू प्रॉपर्टी, पोजीशन इज द एक्चुअल फिजिकल एंड कंस्ट्रक्टिव कंट्रोल ऑफ द प्रॉपर्टी। कि ऑनरशिप का मतलब होता है कि राइट टू प्रॉपर्टी आपको है, प्रॉपर्टी आपकी है, आपके नाम पे है और लीगली आप इसके मालिक हो। लेकिन पोजीशन का मतलब होता है कि आप एक्चुअली इसको संभालते हो, आपने इसको कंस्ट्रक्टिव कंट्रोल आपका है, फिजिकल कंट्रोल आपका है। अक्सर जो लैंडलॉर्ड होता है, लैंडलॉर्ड के पास प्रॉपर्टी होती है लेकिन फिजिकल पोजीशन नहीं होता, जबकि जो किसान होता है, किसान के पास पोजीशन होता है लेकिन उसकी प्रॉपर्टी नहीं होती। तो लॉ प्रोटेक्ट्स बोथ पोजीशन एंड ऑनरशिप, दो ऑनरशिप होल्ड सुपीरियर राइट्स। लीगल प्रोटेक्शन क्या है कि लॉ दोनों को प्रोटेक्ट करता है, जो ऑनर है उसको भी प्रोटेक्ट करता है, जिसके पास पोजीशन है उसको भी प्रोटेक्ट करता है, लेकिन ज्यादा राइट्स, सुपीरियर राइट्स ऑनर के ही होते हैं। तो इसलिए दोनों के हुकूक होते हैं, दो लॉ दोनों को ट्रीट करता है, क्योंकि पोजीशन होना, कब्जा होना, कंट्रोल होना भी एक इंपॉर्टेंट चीज होता है और ऑनरशिप भी एक इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो दोनों के लिए अलग अलग लॉज बनाए जाते हैं। क्लियर? यस सर। अच्छा, एक टर्म है ब्लेसफेमी। ब्लेसफेमी क्या होता है? अगर आप किसी मजहब के खिलाफ या किसी मजहब के किसी रिलीजियस या सैक्रेड सिंबल के खिलाफ कोई बात करते हैं, कुछ लिखते हैं, कोई गेस्चर करते हैं, अपने ख्यालात एक्सप्रेस करते हैं, जिसको हेट स्पीच का नाम भी दिया जाता है, किसी मजहब को बुरा भला कहते हैं, तो ये ब्लेसफेमी में आता है। हालांकि इस्लाम में पूरी तरह इससे मना किया गया है।
कि लकुम दीनुकुम वलिया दीन, आपको अपना मजहब है, दूसरे को दूसरा का मजहब। किसी मजहब के खिलाफ कुछ बोलना नहीं चाहिए, किसी मजहब के गुरु के बारे में, उनकी किताबों के बारे में, उनके रिचुअल्स के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो फिर वो आपके मजहब को भी टारगेट करेंगे। तो मुसलमान तो अक्सर ऐसा नहीं करते, लेकिन बहुत सारे देशों के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे जो है डिसरेस्पेक्टफुल सिंबल्स, जो है डिसरेस्पेक्टफुल जो है ओपिनियन की जाती है, एक्टिविटीज की जाती है। यानी ब्लेस्फेमी लॉज जो है इट प्रोहिबिट स्पीच एक्शन और इन सम केसेस आर्ट डीम्ड डिसरेस्पेक्टफुल, कि अगर आपने कोई पिक्चर बनाई, कोई फोटो बनाया, वो भी इसमें आता है। जो भी हमारे रिलीजियस सैक्रेड सिंबल्स है, इनके खिलाफ कुछ लिखना, कुछ बोलना, इनकी पिक्चर बनाना, ये ब्लेस्फेमी में आता है। और अगर देखा जाए तो ब्लेस्फेमी के लिए पूरी दुनिया के अंदर कानून है। पहले तो बहुत खतरनाक कानून बनाए जाते थे, अगर आप किसी मजहब के खिलाफ बोलते थे तो आपको डेथ सेंटेंस भी मिलता था। हालांकि आज भी हम देखें कुछ ऐसी कंट्रीज हैं, इस्लामिक कंट्रीज की अगर हम बात करें, मिडल ईस्ट की जो कंट्रीज है, पाकिस्तान की हम बात करें, वहां पर ब्लेस्फेमी के लिए डेथ सेंटेंस दिया जाता है। अगर आप इस्लाम के खिलाफ कुछ कहोगे, इस्लाम के किसी भी सैक्रेड सिंबल के खिलाफ कुछ कहोगे, तो उसके खिलाफ फिर आपको सजा दी जाती है, इवन डेथ सेंटेंस भी दिया जाता है। बट बहुत सारे ऐसी कंट्रियां हैं दुनिया के अंदर जहां पर यह ऑफेंस नहीं माना जाता, जहां पर कहा जाता है कि ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, तो उनको इसके बारे में जो है कोई कानून नहीं बनाया जाता है। बट क्वेश्चन ये है कि इंडिया के अंदर ब्लेस्फेमी लॉज है, जो हमारा आईपीसी है सेक्शन 295A, जो 1927 में एनेक्ट हुआ। दिस लॉ पुनिशेस डेलिब्रेट एंड मैलिशियस एक्ट्स इंटेंडेड टू इंसल्ट रिलीजियस फीलिंग ऑफ एनी क्लास। इसमें सजा दी गई है, उन लोगों को सजा दी जाती है जो भी किसी भी मजहब के खिलाफ कोई इंसल्ट करते हैं। पुनिशमेंट क्या है? इट इज कॉग्नेबल, नॉन बेलेबल, नॉन कंफर्टेबल ऑफेंस अलाउिंग अप टू 3 ईयर प्रिजन। ये इसमें बेल भी नहीं होती है, और ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, और साथ ही इसमें 3 साल तक जेल भी जा सकती है। द लॉ इज ब्रॉड एंड कवर ऑरल, रिटन, गेस्चर और विजिबल रिप्रेजेंटेशन दैट इंसल्ट रिलीजियस बिलीफ्स। ये लॉ जो है इसका बड़ा स्कोप है, चाहे कोई जबानी बोले, कोई रिटन स्टेटमेंट दे, कोई गेस्चर करे, और ये रिलीजियस बिलीफ्स का इंसल्ट माना जाता है, और इसके लिए सजा भी दी जाती है। कंटेक्स्ट अगर हम देखें इसका, इट इज ऑफन कंसिडर्ड हेट स्पीच law but is frequently criticized as a blasphemy law that contradicts free speech, leading to ongoing debates about its necessary and misuse। तो कहते हैं कि इसके ऊपर भी डिबेट चल रहा है कि जो ब्लेस्फेमी लॉज है ये फ्रीडम ऑफ स्पीच को कंट्रोल करता है। क्या एक इंसान को किसी मजहब के खिलाफ कुछ कहने की आज़ादी नहीं है? वो अपने ख्यालात इजहार करता है, उसका इंटेंशन नहीं होता है कि वो उनको डिसरेस्पेक्ट करे, लेकिन वो अपनी बात अगर कहना चाहता है तो उसको रोका जाता है। तो इसके ऊपर काफ़ी कंट्राडिक्शन है। दैट इज़ वाई कि बहुत बार अगर कोई बंदा इंसल्ट भी करता है तो इसके खिलाफ ज़्यादा बड़ी एक्शन भी नहीं ली जाती, इसको मतलब हवा में लिया जाता है कि ये कोई बड़ा मसला नहीं है, एक्सेप्ट किया अगर कोई ज़्यादा उसने बात की। तो अक्सर ऐसे केसेस में क्या होता है कि जो सेकुलर कंट्रीज़ है वहाँ पर इनके लिए कोई पर्टिकुलर कानून नहीं बनाया जाता, एक्सेप्ट कि अगर इससे पीस डिस्टर्ब हो जाए। बाकी ऐसे लोग बोलते रहते, लिखते रहते, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच में आता है। लेकिन जो इस्लामिक कंट्रीज़ है या मिडल ईस्ट की कंट्रीज़ है, वहाँ पर इसके लिए सख्त कानून बनाए जाते हैं। ब्लेस्फेमी लॉज है कि आप मजहब के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते। अच्छा जी, एक और टर्म है डिलफिडेशन। डेलफिडेशन का मतलब होता है ब्रीचेस ऑफ लीज एग्रीमेंट्स, कि जो लीज एग्रीमेंट होता है, आप अपनी प्रॉपर्टी किसी को किराए पे देते हो, किसी को लीज पे देते हो, ज़मीन या प्रॉपर्टी या कोई कम्प्लेक्स। तो अब उसके बाद क्या होता है, जो बंदा ये ज़मीन या प्रॉपर्टी आपसे लेता है लीज पे, किराए पे, वो आपको किराया देता है, लेकिन 1 साल 2 साल 3 साल के बाद आप देखते हैं कि वो आपकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहा है और उसको पूरी तरह से मेंटेन नहीं कर रहा है, उसको पूरी तरह से रिपेयर नहीं कर रहा है। तो आप फिर क्लेम करते हैं कि मेरी जो प्रॉपर्टी है मैंने इसको लीज पे दी है, लेकिन इसने इसका मिसयूज किया है। और अगर ये प्रूव हुआ कि उसने वाकई आपकी प्रॉपर्टी को कोई डैमेज किया है, तो आप कंपनसेशन मांग सकते हैं। एक तो किराया ले लिया, दूसरा कंपनसेशन।
यानी आपने होटल किसी को किराए पे दिया, तो वो उसका दीवारें खराब कर रहा है, उसने अंदर से वो तोड़ना शुरू कर दिया, वो उसको रिपेयर नहीं कर रहा है, पूरा पूरा उसको बिगाड़ दिया है, जितना किराया उसने आपको दिया उससे ज़्यादा उसने नुकसान किया है, तो ये डेलिफिडेशन में आता है कि आप इसके लिए क्लेम कर सकते हैं, फाइनेंशियल डैमेज के लिए आप कंपनसेशन मांग सकते हैं। अच्छा, एक और टर्म है जुडिशियल सेपरेशन। जुडिशियल सेपरेशन कब होता है? जब हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाता है और कोर्ट अभी उनको डिवोर्स नहीं देता, लेकिन वो एक दूसरे से अलग रहना चाहते हैं, या हस्बैंड अलग रहना चाहता है या वाइफ अलग रहना चाहती है। अक्सर तो फीमेल ही अलग रहना चाहती है, क्योंकि जब उनको लगता है कि कोई डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, तो उस बेस पर, क्योंकि इसके जो ग्राउंड्स है वो है क्रुएल्टी, डिसअपियरेंस, एडल्ट्री, मेंटल इलनेस, अगर ऐसे केसेस होंगे तो फिर कोर्ट इन हस्बैंड वाइफ को जुडिशरी के तहत सेपरेट करता है, जिसको जुडिशियल सेपरेशन कहते हैं। यानी जुडिशियल सेपरेशन इज अ कोर्ट मैंडेट डिक्री allowing married couple to live apart, suspending the obligation of without termination the marriage। यानी मैरिज को टर्मिनेट नहीं किया जाता, लेकिन इन कपल्स को अलग अलग रखा जाता है, और मैरिज का जो बॉन्ड है वो बॉन्ड तो रहता है, लेकिन उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहती। तो इसलिए ये एक लीगली टेम्पररी एक सोल्यूशन होता है रिकन्सिलेशन का, कि अगर इनको सेपरेट रखा जाए तो हो सकता है कुछ टाइम के बाद ये फिर जो है एक दूसरे की गलती को समझे और एक हो जाए, डिवोर्स ना करें। लेकिन अगर उसके बाद भी, तो फिर उसके बाद डिवोर्स दिया जाता है। तो द कपल रिमेन्स लीगली मैरिड बट द ड्यूटी टू लिव टुगेदर इज लिफ्टेड। लीगल स्टेटस क्या होता है जुडिशियल सेपरेशन का? कि ये कपल तो मैरिड होते हैं, लीगली ये एक दूसरे के हस्बैंड वाइफ होते हैं, लेकिन एक साथ नहीं रहते। एंड और एक साथ ही नहीं, बल्कि डिवोर्स, जब तक डिवोर्स ना हो तब तक ये दूसरी शादी भी नहीं कर सकते। यानी ये मैरिड माने जाते हैं लेकिन सेपरेट होते हैं। यानी डाइवोर्स एंड्स द मैरिज, क्योंकि डाइवोर्स की वजह से मैरिज एंड होता है। जुडिशियल सेपरेशन डज नॉट एंड द मैरिज। जुडिशियल सेपरेशन से मैरिज एंड नहीं होता। ठीक है, जुडिशियल सेपरेशन। अच्छा, लिक्विडेटर, कल हमने पढ़ा था वो इंसॉल्वेंट की, जब कोई दिवालिया, जिसकी कोई बैंकरप्ट हो जाता है, कर्जे में डूब जाता है, वो कंपनी नहीं चला पाता, उसको डिस्क्वालीफाई किया जाता है, उससे सारी अथॉरिटी ली जाती है। लेकिन फिर उस कंपनी का क्या होगा, उसके शेयर होल्डर्स का क्या होगा, वो जो कंपनी चल रही है वहां पर जो मुलाजिम काम कर रहे हैं उनका क्या होगा? उनके लिए कोर्ट एक लिक्विडेटर को अपॉइंट करता है। तो लिक्विडेटर इज अ क्वालिफाइड इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल अपॉइंटेड टू विंड अप ए कंपनीज अफेयर्स, टेकिंग कंट्रोल ऑफ इट्स एसेट्स, सेटलिंग लाइबिलिटीज एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग रिमेनिंग फंड्स टू स्टेक होल्डर्स। लिक्विडेटर का काम होता है कि वो कंपनी का कंट्रोल संभालता है, और जितनी भी लाइबिलिटीज होती है, जितना भी कर्जा होता है, जो जो भी डिस्ट्रीब्यूट करना होता है स्टेक होल्डर उसके अंदर, वो सारा वो खुद डिस्ट्रीब्यूट करता है, और उसको सारे पावर्स दिए जाते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का पावर दिया जाता है, और वो सारी कंपनी की कमांड संभाल लेता है। एक कॉजी जुडिशियल कैपेसिटी होती है उसकी, यानी उसको अथॉरिटी दी जाती है कि आप इस कंपनी को संभालिए, और इसमें जो भी जिसका हिस्सा है उसको दे दीजिए। जो कंपनी का असली मालिक है उसको यहां पे कोई राइट नहीं मिलता। अच्छा, ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल क्या होता है? ये क्वाजी जुडिशियल बॉडी होती है, यानी ये कोर्ट नहीं होता, ये जुडिशरी नहीं होती, लेकिन जुडिशरी की तरह ही ये काम करती है। जैसे एनसीएलटी है, आईटीएटी है, या एनजीटी है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये कुछ ट्रिब्यूनल्स बनाए गए हैं। तो इन ट्रिब्यूनल्स का काम क्या होता है? ये कोर्ट की तरह जो है डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करते हैं। अगर टैक्स के रिलेटेड, कंपनी के रिलेटेड, एनवायरमेंट के रिलेटेड कोई डिस्प्यूट होता है, तो ये इनको अथॉरिटी दी गई है ट्रिब्यूनल्स को कि ये उनकी है, उनको सुने और उसके ऊपर अपना फैसला सुना दे। इसको बोला जाता है ट्रिब्यूनल। अच्छा, इसी तरह से एक और टर्म हम यूज करते हैं, ओम्बुड्समैन। तो ओम्बुड्समैन भी एक इंडिपेंडेंट इंपार्शियल ऑफिशियल होता है, जिसको अपॉइंट किया जाता है ताकि ये इन्वेस्टिगेट करे जो कंप्लेंट लोगों की तरफ से आती है गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के खिलाफ, पब्लिक अथॉरिटीज के खिलाफ, कॉरपोरेशंस के खिलाफ। तो ओम्बुड्समैन को अपॉइंट किया जाता है, ये लोगों की शिकायतों को सुनता है, और फिर उसके बाद गवर्नमेंट से या उस कंपनी से या उस इंडिविजुअल से जो है अकाउंटेबिलिटी मांगता है।
तो ये उसके ऊपर अपना फैसला सुनाता है। इसका काम क्या होता है, रोल एंड फंक्शन? दे रिसीव, एग्जामाइन एंड ट्राई टू रिजॉल्व कंप्लेंट्स रिगार्डिंग मॉल एडमिनिस्ट्रेशन, एब्यूज ऑफ पावर और अनफेयर ट्रीटमेंट। ये करप्शन केसेस को देखते हैं, एब्यूज ऑफ पावर को देखते हैं, और दे ऑफन यूज मीडिएशन और मेक रिकमेंडेशन टू करेक्ट प्रॉब्लम्स। अक्सर ये क्या करते हैं, ये मीडिएशन करते हैं, ये दोनों पार्टीज को लाते हैं और उनके बीच में सलाह मशवरा करके उनका जो है मसला हल करते हैं, या जो प्रॉब्लम्स है उनको करेक्ट करते हैं। तो इंडिया के अंदर भी अगर हम देखें, हमारे हिंदुस्तान के अंदर लोकपाल एक आइडिया है, एक कंसेप्ट, एक अपॉइंट किया जाता है लोकायुक्ता, जो करप्शन केसेस को संभालता है, कंप्लेंट्स अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट्स। अगर आप किसी डिप्टी कमिश्नर के खिलाफ या किसी पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ कोई कंप्लेंट करते हैं तो लोकपाल उसको देखता है। इसी तरह बैंकिंग ओम्बुड्समैन होता है, अगर आपको बैंक के खिलाफ कोई कंप्लेंट है तो बैंकिंग ओम्बुड्समैन के पास आप जाते हैं। इसी तरह अगर इंश्योरेंस पॉलिसी आपने की है तो इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ आपको कोई शिकायत है तो इंश्योरेंस ओम्बुड्समैन होता है। इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी, इनकम टैक्स, डिजिटल ओम्बुड्समैन होते हैं, जो इन चीज़ों को देखते हैं, जो आपकी बिल्स होती है, आपके टैक्सेस होते हैं। क्योंकि ये सारी चीज़ें फिर कोर्ट में नहीं जाती। कोर्ट कितनी चीज़ों को देखेगा, कोर्ट ज़्यादा सिविल और क्रिमिनल केसेस को देखता है, लेकिन ये जो डिस्प्यूट्स होते हैं स्टेट वर्सेस पीपल या डिपार्टमेंट के साथ आपका कोई कंप्लेंट होगा, कोई करप्शन चीज़ें होती है, इनको ये ट्रिब्यूनल्स और ये ओम्बुड्समैन जो है संभालता है। अच्छा जी, एक इंपॉर्टेंट टर्म जो अक्सर यूज करते हैं वो है पोस्टमार्टम। क्या होता है? हाँ जी, सुन रहे हैं सब लोग? जब कोई इंसान मर जाता है, अगर उसकी नेचुरल डेथ नहीं होती है, उसकी डेथ जो है उसमें सस्पिशियस होती है, उसकी डेथ वो वायलेंट तरीके से कस्टडी के अंदर हो जाता है, सडन डेथ होती है जिसमें पुलिस को लगता है कि इसमें कोई गड़बड़ है, ये नेचुरल डेथ नहीं है, तो फिर उस बंदे का पोस्टमार्टम किया जाता है। पोस्टमार्टम में डॉक्टर्स आते हैं, पुलिस आती है, इन्वेस्टिगेशन होती है और ये कॉज देखा जाता है, व्हाट इज द कॉज ऑफ डेथ। यानी पोस्टमार्टम इन अ लॉ इज अ मेडिको लीगल एग्जामिनेशन। ये सिर्फ मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं होता, मेडिको लीगल एग्जामिनेशन होता है, जिसमें लॉ भी इन्वॉल्व होता है। कानून कहता है कि हमें बताया जाए ये बंदा कैसे मरा है, ऑफ ए डिजीज्ड पर्सन बॉडी टू डिटरमाइन द कॉज, मैनर एंड टाइम ऑफ डेथ, टिपिकली ऑर्डर्ड बाय अथॉरिटीज व्हेन डेथ इज सडन, सस्पिशियस, वायलेंट और इन कस्टडी। तो अगर कस्टडी के अंदर या वायलेंट तरीके से या सस्पिशियस तरीके से सडन डेथ किसी की हो जाती है, तो फिर ऐसी हालत में अथॉरिटी जो होती है, जुडिशरी हो या कोर्ट हो या पुलिस हो, वो कहते हैं कि इस बंदे का पोस्टमार्टम किया जाए ताकि देखा जाए कॉज ऑफ डेथ क्या है। तो इट इज लीगली मैंडेटरी इन सच केसेस टू प्रोवाइड एविडेंस फॉर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। ऐसे केसेस में ये जरूरी होता है कि कल जाके इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस कंप्लीट होगा, कौन गिल्टी है, किसने ये किया है, इसके लिए पोस्टमार्टम करना जरूरी होता है। तो पोस्टमार्टम में लीगल अथॉरिटीज एंड रिक्वायरमेंट्स क्या होती है? A postmortem is conducted upon written requisition from the police magistrate. Consent from the family is generally not required. इसमें पुलिस मजिस्ट्रेट की कंसेंट होती है, उनकी रिक्वेशन चाहिए, उनका रिटर्न रिक्वेशन चाहिए, जब वो देंगे तब किया जाता है, फैमिली का कंसेंट लेने की जरूरत नहीं पड़ती। और पर्पस क्या होता है? टू एसेंटेन द कॉज ऑफ डेथ, देखा जाए डेथ का कॉज क्या, होमसाइड है, सुसाइड है, एक्सीडेंट है या नेचुरल है। इसी तरह प्रोसीजर एंड टाइमिंग, कि इसका प्रोसीजर क्या होता है और टाइमिंग क्या होती है, ये कैसे किया जाता है, इसमें कौन लोग होते हैं। अक्सर इसमें डॉक्टर्स होते हैं, पुलिस होती है और रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं दोनों साइड्स के, उनको ये अटेंड किया, मौका दिया जाता है कि वो इसको अटेंड करें। और जब ये हो जाता है तो उसके बाद जो है ये एक एविडेंस बन जाता है। यानी रिजल्टिंग पोस्टमार्टम रिपोर्ट इज अ क्रूशियल पीस ऑफ एविडेंस इन क्रिमिनल केसेस। जो हमारा केस कोर्ट में चलता है उसमें पोस्टमार्टम की रिपोर्ट एक इंपॉर्टेंट एविडेंस बन जाती है। इससे यह पता लगता है हमें कि क्रिमिनल कौन है और क्यों है और कैसे इसकी डेथ हुई है। अच्छा, इसी के साथ एक और रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, वो है डाइंग डिक्लेरेशन। डाइंग डिक्लेरेशन समझते हो कोई? जी सर। हाँ, सर जब कोई मरने वाला शख्स अपने मतलब मरने की जो ये होती है ना, मतलब कैसे वो क्या मरा, वो जब बयान करता है कैसे मरा नहीं शायद। बल्कि स्टेटमेंट, जरूरी नहीं है कि वो ये बोलेगा जब कि कोई क्यों मारा जब किसी गया। को सुसाइड हाँ कमिट करना होता है। हाँ, नहीं सुसाइड नोट नहीं होता ये।
A dying declaration is a statement made by a person who is now deceased, explain the cause of their death or the circumstance leading to it. यानी डाइंग डिक्लेरेशन होता है स्टेटमेंट उस बंदे का जो अब मर चुका है, और वो बताता है कि उसकी डेथ का कॉज क्या था और कौन सी सर्कमस्टेंसेस थी जिनकी वजह से ऐसा हुआ। यानी जो बंदा मर रहा है, मरने से पहले लास्ट वर्ड जो उसकी जबान से निकले उनको डाइंग डिक्लेरेशन कहा जाता है। और कहते हैं कि जो बंदा मर रहा है, जो बंदा अब इस दुनिया से जा रहा है, ए मैन विल नॉट मीट हिज मेकर विद अ लाई। लीगल मैक्सिमम है निमोमॉर्शस पेस्मिटस मेंटायर, यानी ए मैन विल नॉट मीट हिज मेकर विद अ लाई, कि जो बंदा गॉड से मिलने वाला है वो झूठ बोलकर नहीं मिलेगा। यानी झूठ, उसको पता है मैं मरने वाला हूं तो मरते टाइम कोई झूठ नहीं बोलता। शॉर्ट में ये कि मरते वक्त कोई झूठ नहीं बोलता जिस पते को। इसलिए डाइंग डिक्लेरेशन एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट होता है। एक इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में पुलिस के लिए, कोर्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मानी जाती है, क्योंकि इसको कोई क्रिटिसाइज नहीं करता कि वो जो मर गया उसने झूठ बोला, क्योंकि कहा जाता है कि अ मैन विल नॉट मीट हिज मेकर विद अ लाई, एक लीगल मैक्सिमम है। लेकिन इसमें कुछ चीजें देखी जाती है। एडमिसेबिलिटी, वैलिड ओनली इफ द पर्सन डाइज, ये तब वैलिड है जब इंसान मरेगा, अगर वो जिंदा ही रहा तो फिर ये वैलिड नहीं होता। एंड द कॉज ऑफ डेथ इज इन अ क्वेश्चन, और अगर कॉज ऑफ डेथ क्वेश्चन में हो, यानी वो मरा तो क्यों मरा, अगर कोई नेचुरल डेथ मर रहा है तो फिर उसमें कोई डाइंग डिक्लेरेशन नहीं होगा। द डिक्लेरेंट नीड नॉट बी अंडर इमिनेंट एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ, जो डिक्लेयर ये कर रहा है उसको पता नहीं होना कि उसको इमिनेंट एक्सपेक्टेशन, उसको पता होना चाहिए कि मैं मर रहा हूं। इसी तरह इट मस्ट बी वॉलंटियरली, कि जो ये डाइंग डिक्लेरेशन है जिसने ये दिया है, मरते वक्त कुछ कहा है लेकिन ये उसने वॉलंटियरली बोला हो, टॉर्चर नहीं हो इसमें, किसी गन पॉइंट पे किसी ने किसी को बोला हो तो वो नहीं चलेगा। या इसी तरह से मेंटल स्टेटस उसका ठीक होना चाहिए, वो मेंटली फिट होना चाहिए। इसके अलावा जो है इट कैन बी ऑरल, रिटन और इवन साइन गेस्चर्स, कि अगर वो इशारा कर रहा है, आपने देखा होगा अक्सर फिल्मों में कि किसी कोई पुलिस आती है, वो कहती है इशारा करो किसने आपको मारा। अगर वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो बोल सकता है या लिख सकता है, तो अगर वो किसी की तरफ इशारा भी करता है उंगली से, आंखों से, तो वो गेस्चर भी डाइंग डिक्लेरेशन माना जाता है। तो इसलिए डाइंग डिक्लेरेशन होल्ड सिग्निफिकेंट वेट इन क्रिमिनल लॉ। हमारे जो क्रिमिनल लॉज है उसमें डाइंग डिक्लेरेशन का एक इंपॉर्टेंट वैल्यू होता है, एक वजन होता है इसका, एस्पेशली व्हेन इट क्लियरली आइडेंटिफाइज द सेंटर ऑफ द, खास तौर से तब जब ये डेथ की सर्कमस्टेंसेस या डेथ के हालात हो जहां पर ये प्रूफ करना मुश्किल हो जाए कि इस बंदे को किसने मारा है, तो उस वक्त डाइंग डिक्लेरेशन एक इंपॉर्टेंट प्रूफ, एक इंपॉर्टेंट एविडेंस माना जाता है। ठीक है।